गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो हमेशा से ही वैल्यूएबल रही है। हमेशा से ही करेंसी के ऊपर गोल्ड को प्रेफर किया जाता है, चाहे फिर वो ज्वेलरी की फॉर्म में हो, कॉइन्स हो, बार्स हो, कुछ भी हो। रिसेंटली इंडिया में भी कुछ नए ट्रेंड्स गोल्ड में देखने को मिले हैं, जैसे कि गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें लेटेस्ट रिपोर्ट में बोली गई हैं, जो कि रिलीज की गई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के थ्रू। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की इस लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट में जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर रहा है, इसके बारे में सारा डेटा दिया गया है। सो आज के वीडियो में हम कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि गोल्ड के प्राइस को हैम्पर करते हैं। रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि गोल्ड के जो दाम होते हैं वो किन चीजों से ऊपर नीचे होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जो गोल्ड के दामों को बढ़ाती हैं और घटाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि गोल्ड जो है ना वो करेंसी को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, गोल्ड के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो उसका हमारी, जैसे रुपए हमारी करेंसी है, INR है, तो INR पे क्या जो है अफेक्ट पड़ेगा, या हमारा जो स्टॉक मार्केट है उस पर क्या असर रहता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गोल्ड में जो है ना आज के टाइम में अगर आप इंडिया में हैं तो आप क्या क्या तरीके हैं जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए होगा एक बहुत ही छोटा सा सवाल। सो वेलकम टू अनदर क्लास विद मी, आई एम गुरप्रीत राणा एंड यू आर वाचिंग ET नाउ। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट को। WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसका नाम है गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स। गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स करके ये रिपोर्ट है, गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स Q1 2024। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले कहा गया है कि इंडिया में गोल्ड की डिमांड इस क्वार्टर में, यानी कि जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर रहा है साल 2024 में, यहाँ पर 8% से हमें जो है राइज देखने को मिला है गोल्ड की डिमांड में। यानी कि गोल्ड की डिमांड जो है, जो मांग है गोल्ड की, वो बढ़ रही है इंडिया में। इसके अलावा बात की जाए तो कहा गया कि ये 8% से बढ़ी है, यानी कि 2024 में ये जो डिमांड है ये कहाँ तक पहुंच गई, 136.6 टन तक जो है ये डिमांड पहुंच गई। इसके अलावा बताया गया है कि RBI ने लगभग 19 टन ऑफ गोल्ड जो है इस इनिशियल क्वार्टर में परचेज किया है। अब यहाँ पर आप देखें तो 19 टन ऑफ क्वार्टर RBI ने 19 टन ऑफ गोल्ड RBI ने इसी क्वार्टर में परचेज कर लिया है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि पिछले पूरे साल में, साल 2023 में अगर मैं बात करती हूँ तो साल 2023 में RBI ने 16 टन ऑफ गोल्ड खरीदा था, 16 टन सोना खरीदा था। और 2024 में अगर हम बात करते हैं तो अभी पहले ही क्वार्टर हमारा हुआ है और इसी में RBI ने 19 टन ऑफ गोल्ड खरीद लिया है। तो यहाँ पर ये भी एक मेजर फैक्टर है कि गोल्ड की डिमांड इंडिया में बढ़ गई है और गोल्ड के प्राइजेस तो हमें देखने को मिल ही रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इस चार्ट को आपको दिखाऊं, इस चार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, सो इस चार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि RBI का जो मंथली नेट परचेज और रिजर्व जो है वो कैसे बढ़ा है ना। सो ये जो आपको लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, ये है RBI का गोल्ड रिजर्व आपको दिख रहा है जो बढ़ रहा है ना। सो यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये 800 से 850 के बीच यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना। और इसके अलावा बात की जाए, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, अगर यहाँ से हम देखें जनवरी 23 से, है ना, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, ये 2023 का डेटा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मंथ्स में इतना नेट परचेज जो है वो किया गया है RBI के थ्रू। हाउएवर अगर मैं जनवरी से मार्च के क्वार्टर में अगर आप लोग देखें तो इसमें हमें ऑलरेडी कितनी ग्रोथ नजर आई है। तो कहने का मतलब वही है कि RBI ने इसी क्वार्टर में 19 टन ऑफ गोल्ड जो है वो खरीद लिया है। इतना गोल्ड तो RBI ने 2023 के पूरे ईयर में भी नहीं खरीदा था। पूरे ईयर में पिछले साल 16 टन ऑफ गोल्ड जो है वो RBI के थ्रू परचेज किया गया था। सो ओवरऑल देखा जाए तो RBI ने भी यहाँ पर क्या है, गोल्ड परचेज किया है। RBI का गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा है, जो फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व की एक वीडियो भी बनाई गई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सो गोल्ड की डिमांड 8% बढ़ी है और 136.6 टन तक ये डिमांड जो है वो चली गई 2024 के क्वार्टर तक। RBI ने जो है गोल्ड को बहुत ज्यादा परचेज किया है। पिछले साल से ही अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा गोल्ड हमें नजर आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कहा गया कि इंडियंस ने जो है ना गोल्ड बहुत ज्यादा खरीदा है ना, परचेज बहुत ज्यादा किया है। अगर इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 75,000 CR से भी ज्यादा, करोड़ प्लस, मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर बता रही हूँ, इतने करोड़ से भी ज्यादा गोल्ड जो है ना इसी क्वार्टर में 75,000 करोड़ रुपए की वैल्यू से भी ज्यादा का सोना इसी क्वार्टर में इंडियंस ने परचेज किया है। सो परचेजिंग भी बढ़ गई है, डिमांड, ऑफ कोर्स परचेज बढ़ेगा तो डिमांड तो ऑफ कोर्स बढ़ेगी ही, डिमांड है तभी तो परचेज बढ़ रही है, राइट। सो इस रिपोर्ट में ये चीज भी बताई गई है। इसके अलावा कहा गया कि वैल्यू के टर्म्स पे अगर हम बात करते
करते हैं तो गोल्ड जो है ना, जो गोल्ड है उसमें हमें 20% राइज देखने को मिला है। अगर ये डेटा है पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया गया है। 2023 का जनवरी से मार्च का क्वार्टर है और 2024 का जो जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है इससे कंपैरिजन है। तो अगर मैं गोल्ड की वैल्यू के टर्म्स में बात करती हूँ तो 2023 के क्वार्टर से 20% जो है हमें ज्यादा क्या है वैल्यू में जो है राइज देखने को मिला है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो गोल्ड बार्स होते हैं, जहाँ पर आपको तस्वीर में भी दिख रहे होंगे, जो गोल्ड बार्स हैं या जो गोल्ड के जो सिक्के होते हैं, इसमें भी 19% ईयर ऑन ईयर हमें जो है सर्च देखने को मिला है इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसमें जो की है इसमें हमें 19% राइज देखने को मिला है सेम पीरियड में। इसके अलावा बताया गया कि जो टोटल गोल्ड है, जैसे देखो गोल्ड को भी रिसाइकल किया जाता है, तो जो टोटल गोल्ड रिसाइकल हुआ है इंडिया में इसी क्वार्टर के दौरान वो हुआ है 38.3 टन, है ना। अगर हम देखो डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड जो हमारी 136.6 टन है उसमें से अगर हम कंपेयर करें तो 38.3 टन ऑफ गोल्ड जो है इस क्वार्टर के बीच में रिसाइकल किया गया है। और अगर इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये 10% ऊपर है, यानी कि हमने गोल्ड को रिसाइकल जो हमने किया है वो भी हमने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज किया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया गया है इस रिपोर्ट में, जो टोटल गोल्ड इंपोर्ट्स रहे हैं इस साल के क्वार्टर 1 में वो भी क्या है इंडिया के बढ़े हैं, है ना। वो कितने बड़े हैं, वो रहे हैं अप बाय 25%। 179.4 टन जो हैं क्या है हमारे टोटल गोल्ड इंपोर्ट्स रहे इस क्वार्टर 1 में। जनवरी से मार्च 2024 में इतना सोना जो है हमने क्या है इंपोर्ट किया है, यानी कि हमने खरीदा है ना। और यहाँ पर बात करें तो ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले 25% जो है ज्यादा सोना हमने खरीदा है। अब यहाँ पर बात की जाए, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसी में ज्वेलरी जो है ना, यूजुअली क्या है अगर मैं बात करूं नॉर्मली तो ज्यादातर लोग क्या है ज्वेलरी ज्यादा खरीदते हैं, है ना। तो ज्वेलरी का जो डिमांड है वो 15% बड़ा हमें दिखाई दिया। प्लस इसी में अगर मैं बात करूं इसमें जो लोगों ने निवेश किया है, इसमें जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी 32% जो है वो बढ़ा है। यानी कि ओवरऑल रिपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि आरबीआई ने सोना जो है वो ज्यादा खरीदा है इस क्वार्टर में। डिमांड हमें लोगों में ज्यादा देखने को मिली है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले लोगों ने ज्यादा सोना खरीदा है। साथ साथ में लोगों ने ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट भी अपनी बढ़ाई है ना। ज्वेलरी की डिमांड भी बढ़ी है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट गोल्ड बार और कॉइन्स में भी किया है, राइट। इसके अलावा रिसाइकल गोल्ड की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ी है, आरबीआई ने तो बढ़ाया ही है। सो ये सारी चीजें इस लेटेस्ट रिपोर्ट में कही गई हैं। सो ओवरऑल अगर हम एक क्रक्स पर, एक जिस्ट पर आए, सो हम देख सकते हैं कि गोल्ड की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है और गोल्ड का प्राइस भी इंडिया में बढ़ रहा है और कॉन्टिन्यूसली आरबीआई भी इसे परचेज कर रहा है अगर हम इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ठीक है गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस जो है वो इम्पैक्ट होता है ना। क्या फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले तो आ जाता है इन्फ्लेशन। देखो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड जो है करेंसी के ऊपर जो है प्रेफर किया जाता है। सो यूजुअली क्या है गोल्ड को एज अ स्टडी एसेट या एक स्टडी कमोडिटी के तौर पर देखा जाता है। अगर हम करेंसी की बात करते हैं ना, महंगाई आएगी तो करेंसी की वैल्यू अपने आप नीचे आ जाती है, लेकिन गोल्ड को क्या है एक स्टडी एसेट की तरह देखा जाता है कि गोल्ड की वैल्यू तो बढ़ेगी ही, क्योंकि इतना कॉस्टली मेटल है, इतना फाइनाइट सोर्स है एक तो हमारा आ जाता है। सो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स क्या हैं गोल्ड को प्रेफर करते हैं कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, अगर मैं आपको ये ऑप्शन दे दूं कि आपके पास गोल्ड है और करेंसी का ऑप्शन है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, आप चूज करेंगे गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड क्या है एक स्टडी एसेट है, आपको भी पता है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड की वैल्यू बढ़ने ही वाली है, करेंसी की वैल्यू इन्फ्लेशन आएगा तो डिक्रीज हो सकती है। सो आप भी क्या है गोल्ड को प्रेफर करेंगे। सो यूजुअली यही ट्रेंड होता है और इन्वेस्टर्स भी गोल्ड को प्रेफर करते हैं। तो क्या होता है जब इन्फ्लेशन, मान लो जब महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ने लगेगी, लोगों को लगेगा कि महंगाई का दर बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो लोग क्या है गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा शुरू कर देंगे, है ना। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो भाई ऑटोमेटिकली क्या है गोल्ड की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। सो इन्फ्लेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है मान लो, है ना, तो लोग क्या है ये डिमांड में हमें फर्क देखने को मिलता है, लोग सोना ज्यादा परचेज करने लगेंगे अगर इन्फ्लेशन होगा, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस जो है अपने आप आपके ऊपर जाएंगे। सो ये भी एक बड़ा रीजन है, इन्फ्लेशन में एक फैक्टर आ जाता है जिससे गोल्ड के प्राइस पर असर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है गोल्ड का प्रोडक्शन। देखो इतना बेसिक आप सबको पता है कि गोल्ड एक फाइनाइट सोर्स है, इनफाइनाइट सोर्स नहीं है, लिमिटेड है गोल्ड हमारे पास, है ना। गोल्ड को निकालने
निकालने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है। गोल्ड रिजर्व्स अगर कहीं मिलेंगे, है ना, कहीं पता चलेगा कि सोना है तो पहले इसकी खुदाई होगी प्रॉपरली, उसके लिए लेबर्स लगेंगे। सो फाइनाइट सोर्स है तो उसका प्रोडक्शन भी क्या है उस तरीके से, उस हिसाब से लिमिटेड हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है, राइट। सो गोल्ड की अगर बात की जाए तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि जो भी इजी गोल्ड हमारे पास था वो तो इतने ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरीज जो है हम लोग निकाल चुके हैं। अब जो गोल्ड है हमारे पास उसके लिए क्या है, हमें डीप माइनिंग करनी है, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, हमें ज़्यादा लेबर चाहिए, है ना। लेबर आएंगे उनको भी हेल्थ रिस्क रहेंगे, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स रहेंगे। सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है और ज़्यादा लिमिटेड हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, गोल्ड के दाम हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। सो गोल्ड का प्रोडक्शन भी एक मेजर फैक्टर आ जाता है कि भाई सप्लाई, लेट्स जस्ट से कि भाई डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है ना, प्रोडक्शन लिमिटेड है, सप्लाई ज़्यादा है, प्रोडक्शन लिमिटेड है, तो ऑफ कोर्स क्या है, उस चीज़ को महंगा कर दिया जाएगा ताकि उसको क्या है, प्रोडक्शन के हिसाब से ही लोग खरीद पाए, है ना। चीज़ को बहुत ज़्यादा सस्ता कर दिया, मान लो सोना बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया कल को, है ना, तो और प्राइस जो है उसका कम है तो हर कोई उसे खरीद सकता है। तो गोल्ड का प्रोडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जो गोल्ड के प्राइस को हैम्पर करता है, राइट। उसके बाद बात की जाए तो एक और फैक्टर आ जाता है ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स या ग्लोबल प्राइस या ग्लोबल मूवमेंट की मैं बात करती हूँ। लेट्स जस्ट से कोई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मार्केट जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना, जो है करेंसी ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसकी वजह से उसका सीधा असर हमें गोल्ड के प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स जो है उसका भी असर गोल्ड के प्राइस पर देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट भी इसी से लिंक्ड है। मैं यहाँ पर आपको साथ साथ बताती हूँ कि एक्सचेंज रेट कैसे यहाँ से लिंक्ड है। आपको पता है कि INR की जो वैल्यू है वो US डॉलर के कंपैरिजन में वीक है, राइट। सो ये जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व की वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक्सचेंज रेट क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। यहाँ पर अगर बात करें तो रूपी और US डॉलर की अगर बात करें, मान लो अगर रूपी कमज़ोर पड़ जाता है ना, रूपी कमज़ोर पड़ जाता है, अभी भी वीक ही है अगर डॉलर के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं। सो अगर रूपी कमज़ोर पड़ जाता है तो यहाँ पर क्या है, गोल्ड के प्राइस पर सीधा असर आता है, गोल्ड का प्राइस आपका ऊपर चला जाएगा। अगर करेंसी हमारी स्ट्रांग रहती है तो वाइस वर्सा। यहाँ पर रूपी की अगर बात करें, अगर एक्सचेंज रेट में अगर हम देखें, अगर रूपी जो है वीकर रहता है तो इसका सीधा असर गोल्ड पर देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं गवर्नमेंट गोल्ड रिजर्व्स की। गवर्नमेंट गोल्ड रिजर्व्स की बात की जाए तो जैसे अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि RBI ने क्या है, RBI के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। RBI ने इस साल 19 टन्स ऑफ गोल्ड जो है ऑलरेडी परचेज कर लिया है। सो यहाँ पर क्या है, अगर गवर्नमेंट यानी कि एक देश का सेंट्रल बैंक जो है अगर गोल्ड परचेज कर रहा है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी और गोल्ड के प्राइस भी बढ़ेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है कि भाई मार्केट में अगर कैश फ्लो बढ़ रहा है तो कैश फ्लो को क्या है, लिमिट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, वो गोल्ड परचेज करेगा, है ना। गोल्ड परचेज करेगा, गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, गोल्ड का प्राइस आपको ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये 5 प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं जो कि गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। इन्फ्लेशन, गोल्ड प्रोडक्शन, ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स, गवर्नमेंट गोल्ड रिजर्व्स और एक्सचेंज रेट। सो ये सारी चीजें जो है गोल्ड के प्राइस को क्या है, इम्पैक्ट करती हैं। इसके साथ साथ बात करें तो लेटेस्ट रिपोर्ट में और भी 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले तो बात करें कि भाई गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो गोल्ड का दाम क्या है ना। अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 का जो Q1 रहा है इसमें 10 ग्राम का जो सोना है, ठीक है, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो है उसका जो प्राइस रहा है वो रहा है 55,247.20 पर 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम के हिसाब से अगर आप बात करें तो 55,000 के आसपास, 55,000 से ऊपर ही जो है गोल्ड का प्राइस रहा है एज कम्पेयर टू पिछले क्वार्टर से अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर कंपेयर करें तो 49,943.80 पैसे आपका रहा है ना, पर 10 ग्राम। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बिना इंपोर्ट ड्यूटी और GST के बिना कैलकुलेट किए हुए ये ओवरऑल प्राइस है आपका, राइट। सो यहाँ पर अगर बात की जाए तो अनडाउटेडली पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के कंपैरिजन में हमें क्या है, प्राइस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, राइट। सो प्राइस हमारा बढ़ा है 10 ग्राम सोने का अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 55,000 आप बोल सकते हैं, 55,000 से ज्यादा जो है 10 ग्राम का सोना मिल रहा है। उसके बाद बात करें तो इस रिपोर्ट में एक और चीज कही गई कि ठीक है, Q1
Q1 में जो है हमें ट्रेंड्स ये देखने को मिले हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, गोल्ड की डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन साथ साथ में इस रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है ऐसा डेटा, इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि डेटा जो है वो शो करता है कि गोल्ड कंजम्पशन जो है आने वाले टाइम्स में कम हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है, बिकॉज इलेक्शंस जो है अभी हमारे चल रहे हैं, इलेक्शंस के अलग अलग फेजेस शुरू हो चुके हैं, जनरल इलेक्शंस का टाइम है। तो ऐसे टाइम में गोल्ड और कैश का जो मूवमेंट है उस पर ज़्यादा स्क्रूटिनी लग जाती है ना, उस पर ज़्यादा जो है निगरानी रहती है। तो ऐसे टाइम में गोल्ड का कंजम्पशन जो है वो थोड़ा गिर सकता है। सो अपकमिंग क्वार्टर के लिए कहा गया है कि आने वाले टाइम में गोल्ड के रेट्स में और गोल्ड की डिमांड में जो है या कंजम्पशन में जो है उसमें हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अब आगे आते हैं और बात करते हैं कि ठीक है, आने वाले टाइम में गोल्ड जो है गिर सकता है, प्राइस जो है डिक्लाइन हो सकता है, ठीक है। सो साथ साथ में डिस्कस करते हैं कि गोल्ड जो है वो स्टॉक मार्केट पे कैसा असर रहेगा इसका, या करेंसी पर जो है इसका कैसा असर रहता है। सो अभी अभी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, एक्सचेंज रेट हमने पढ़ा था, है ना। हमने क्या पढ़ा था कि गोल्ड जो है ना, अगर हमारा जो रूपी है, हमने पढ़ा था अगर रूपी हमारा वीक हो जाता है यूएस के कंपैरिजन में तो गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाता है। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपको ये पता है कि इंडिया जो है गोल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स है ना। इंडिया में गोल्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता है, इम्पोर्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। सो इम्पोर्ट हम लोग कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी कई वीडियोस में चीज़ कही है कि इम्पोर्ट करेंगे तो भाई हमारी करेंसी खर्च हो रही है ना, यानी कि हमारी करेंसी जो है वो खर्च हो रही है, माइनस आप बोलेंगे एक तरीके से, माइनस ही हो रहा है हमारे पर्स में से। सो यहाँ पर अगर बात करें तो इंडिया जो है अगर गोल्ड इम्पोर्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो इम्पोर्ट के प्राइसेस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। सो अगर हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो करेंसी है ना वो क्या है, हमारा नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे ऑब्वियसली बात है जाएगा, क्योंकि गोल्ड ऑफ कोर्स सस्ती चीज़ तो है नहीं, सस्ता कमोडिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम लोग इंपोर्ट करें यानी कि हम खरीद रहे हैं तो हमारी करेंसी जा रही है। सो इंपोर्ट बढ़ेगा तो करेंसी जो है आपकी डिक्लाइन होगी। हाउएवर अगर हम बात करते हैं, अगर एक्सपोर्ट हम लोग बढ़ा देते हैं, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं यानी कि हम बेचना शुरू कर देते हैं तो करेंसी हमारे पास आएगी, राइट। तो करेंसी की वैल्यू जो है क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। सो ये एक सीधा असर जो है करेंसी पर देखने को मिलता है गोल्ड का। गोल्ड से अगर हम बात करें तो गोल्ड की परचेजिंग जो वैल्यू है ना, अगर हम उस टर्म्स में बात करते हैं तो अगर आप गोल्ड को खरीद रहे हैं तो आपकी करेंसी जो है डाउन जाएगी। अगर आप गोल्ड बेच रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी करेंसी ऊपर ही जाएगी। इसके अलावा अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करती हूँ तो स्टॉक मार्केट को कैसे अफेक्ट करता है गोल्ड, इस पर अगर बात की जाए तो देखो गोल्ड का स्टॉक मार्केट के साथ एक इन्वर्स रिलेशन आ जाता है ना। यानी कि इन्वर्स आप समझते हैं, इन्वर्स रिलेशन से मतलब है कि अगर भाई गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है तो स्टॉक मार्केट जो है डाउन जाएगा, अगर स्टॉक मार्केट अप जा रहा है तो गोल्ड जो है वो डाउन जाएगा। तो ये एक इन्वर्स रिलेशन जनरली जो है वो देखा जाता है, या हिस्टोरिकली भी ओवर द पीरियड ऐसा ही देखा गया है, एक इन्वर्स रिलेशन स्टॉक मार्केट और गोल्ड में देखा गया है। लेकिन हाउएवर इस बार पहली बार ऐसा हुआ, अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि Q1 में जो है गोल्ड के प्राइसेस ऊपर थे, गोल्ड की डिमांड ऊपर थी, ऑन द सेम पेज स्टॉक मार्केट भी आपका ऊपर था। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस बार हमें कुछ अलग देखने को मिला है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो भी ऊपर जा रहा है और स्टॉक मार्केट भी आपका ऊपर जा रहा है। तो ऐसा जो है एक अनयूजुअल जो है अकरेंस हमें इस बार देखने को मिला है। यूजुअली क्या होता है कि इन्वर्स रिलेशन रहता है, राइट। तो करेंसी की अगर बात करते हैं तो करेंसी क्या है आपकी हैम्पर होगी गोल्ड से, स्टॉक मार्केट भी हैम्पर होता है। हाउएवर इस बार क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट हमें यहाँ पर पैटर्न देखने को मिला है। अब आगे आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ एक बार डिस्कस करते हैं कि ठीक है, गोल्ड हमें पता है प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, करेंसी हैम्पर करता है, स्टॉक मार्केट पर इसका असर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ठीक है अगर हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, अब इसके ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के इंडिया में अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले आ जाता है इसमें फिजिकल गोल्ड। अगर मैं फिजिकल गोल्ड की बात करती हूँ तो फिजिकल गोल्ड सिंपल है। एक कॉमन तरीका जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का वो क्या है कि आपके पास करेंसी है और आप क्या है किसी ज्वेलरी शॉप पे गए, आपने क्या है वहाँ से फिजिकल गोल्ड परचेज कर लिया, आपने कोई ज्वेलरी आइटम खरीद लिया, आपने कोई गोल्ड कॉइन खरीद लिया, कोई गोल्ड बार खरीद लिया। तो ये क्या है आपका एक बहुत ही कॉमन जो है ना एक इन्वेस्टमेंट मोड हमें देखने को मिलता है, जिससे हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं कि करेंसी के बदले हमने सोना ले लिया, हमने अपने पास एक कमोडिटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट हमने अपने पास रख लिया। हाउएवर इसमें क्या है, इसके कुछ डाउन साइड्स क्या आ जाते हैं कि इसमें भाई मेकिंग चार्ज
चार्जेस ऑफकोर्स ज़्यादा लगते हैं, मेकिंग चार्जेस तो आपको भरने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसको भाई आपको स्टोर करने का हैजल रहता है, प्लस इसमें चोरी का जो है डर तो रहता ही है ना। अगर आपके पास कल को भाई कुछ किलो सोना अगर आप अपने घर में रखेंगे तो आपको ही दिन रात टेंशन रहेगी कि भाई गोल्ड कहीं आपका चोरी ना हो जाए। सो ये एक कॉमन मेथड है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कि आप गोल्ड जो है ज्वेलरी या कुछ भी जो है इस तरीके का परचेज करें और अपने पास रखें। उसके बाद बात करते हैं तो आ जाता है गोल्ड ETFs। ETFs है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है ये आपका फिजिकल गोल्ड से थोड़ा सा अलग होता है। फिजिकल गोल्ड आप जाएंगे, आप सोना खरीदेंगे, आप वो एसेट जो है अपने पास रखेंगे, वो फिजिकली आपके पास प्रेजेंट है। हाउएवर ये जो गोल्ड ETF है, ETF क्या है यहाँ पर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आ जाता है आपका, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आ जाता है। सो यहाँ पर क्या है, ये जो गोल्ड है आपके पास ये आप स्टोर करके रखेंगे डीमैट फॉर्मेट में। कैसे रखेंगे, डीमैट फॉर्मेट में आप क्या है इस गोल्ड को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ठीक है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा आपके पास और इसी ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप क्या है गोल्ड को परचेज करेंगे और जो है आप उसे खरीदेंगे और बेचेंगे, राइट। और आप इसे एक डीमैट फॉर्मेट में क्या है स्टोर करके रखेंगे, यानी कि एक पेपर के फॉर्मेट में, अगर मैं लेम टर्म्स में बोलूँ तो एक डीमैट फॉर्मेट में आप इसे अपने पास स्टोर करके रखेंगे, राइट। तो ये आपका क्या है एक नॉन फिजिकल मोड हो जाएगा गोल्ड को स्टोर करके रखने का। यहाँ पर गोल्ड ETFs की अगर साथ में बात करते हैं तो एक गोल्ड ETF अगर मैं बोलूँ कि एक गोल्ड ETF कितना हो जाएगा, सो 1 गोल्ड ETF जो है आपका प्रोपोर्शनेट रहेगा 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, है ना। अगर आपके पास एक गोल्ड ETF है तो आप बोलेंगे कि आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है, ठीक है। सो ये यहाँ पर गोल्ड ETFs का ये आ जाता है कि एक नॉन फिजिकल मोड होता है, डीमैट फॉर्मेट में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। सो यानी कि इसको आपको स्टोरेज का हैसल या चोरी का डर नहीं है एक तरीके से, है ना। हाउएवर इसमें भी क्या है साइबर थ्रेट्स भी, अगर हम इसे एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो साइबर थ्रेट्स भी एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आ जाता है, लेकिन फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में क्या है आपको थेफ्ट का जो रिस्क है वो कम यहाँ पर नजर आएगा। इसके बाद बात करते हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। देखो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करते हैं सो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स तो आप सबको पता है, वहीं पर अगर बात करें तो अगर एक इन्वेस्टर मान लो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या है, वो गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करेगा, रादर वो क्या है गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। गोल्ड की माइनिंग की जाती है, ये बात आप सबको पता है ना, गोल्ड माइनिंग से ही निकाला जाएगा। सो जो आपके गोल्ड माइनिंग कंपनीज होंगे, जो आपके गोल्ड माइनिंग कंपनीज होंगे वहाँ पर क्या है इन्वेस्टर क्या है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ रहती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होंगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ही क्या है आपको इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स जो हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स बेचेंगे और यहाँ पर जो कंपनीज होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर कौन सी गोल्ड माइनिंग कंपनीज देखने को मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पर भी क्या है वही NAV लिंक्ड प्राइस, नेट एसेट वैल्यू लिंक्ड प्राइस पर क्या है AMCs आपको म्यूचुअल फंड्स, ये गोल्ड के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बेचेंगी। तो इन्वेस्टर यहाँ पर क्या है एक तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय क्या है गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। सो ये भी एक पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में, राइट। ये भी टैक्सेबल है, गोल्ड ETFs भी आपका टैक्सेबल है, फिजिकल गोल्ड भी आपका टैक्सेबल है। इसके अलावा बात करते हैं तो एक अनदर पॉपुलर गोल्ड इन्वेस्टमेंट का जो मेथड है वो आ जाता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसे सबसे पहली बात तो RBI गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू करता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट इशू कर रहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI इशू कर रहा है तो यानी कि ये सुपर सेफ हो जाता है। RBI के द्वारा इसे इशू किया जाता है इन बॉन्ड्स को, राइट। ये बॉन्ड्स जो हैं ये मैच्योर होते हैं 8 साल के बाद, ठीक है। 8 साल के बाद ये बॉन्ड्स जो है मैच्योर होते हैं और 5 साल के बाद ही आप क्या हैं इसमें एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैक्सिमम एक इन्वेस्टर जो है कितना 4 kg ऑफ गोल्ड में जो है मैक्सिमम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप ये बॉन्ड्स परचेज करते हैं, RBI जो इशू करता है तो RBI के थ्रू अगर आप ये बॉन्ड्स परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको अश्योर्ड 2.50% इंटरेस्ट जो है हर साल मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इतना हर साल पर एनम जो है आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस क्योंकि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। प्लस
ये फिक्स्ड है कि आपको 2.50 इंटरेस्ट पर आना मिलेगा ही मिलेगा। साथ में गोल्ड का जो प्राइस आपका बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी एक बहुत पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे इशू करती है तो ये सेफ भी हो जाता है, प्लस इसमें इतना फिक्स्ड इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, साथ साथ में गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम आप इसमें 4 kg ऑफ गोल्ड में जो है आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका ये है कि आप 8 साल तक का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है और 5 साल के बाद ही आप इसमें एग्जिट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट किया और आपने सोचा कि 2 साल बाद में जो है इससे एग्जिट ले लेता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आ जाता है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड की बात की जाए तो डिजिटल गोल्ड सिंपल है ना। आजकल आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजन पे हो गया, इन सब में क्या है आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटल गोल्ड परचेज करने का। सो ये सारे क्या है, ये इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आप सोना होल्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास क्या है, ये गोल्ड मौजूद रहेगा, आप खरीदेंगे और आप इसे इलेक्ट्रॉनिकली जो है होल्ड करके रख सकते हैं, राइट। सो इसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है 1 किलो सोना, 2 किलो सोना ही खरीदना है। आप इसमें फ्रैक्शंस ऑफ गोल्ड भी, यानी कि बहुत छोटे छोटे पोर्शंस भी क्या है गोल्ड के परचेज करके रख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है, आपको फिजिकली क्या है गोल्ड को स्टोर करने की नीड नहीं होगी। आप गोल्ड को क्या है इलेक्ट्रॉनिकली जो है स्टोर करके रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे। सो ये कुछ कॉमन जो है ना इन्वेस्टमेंट मोड्स हैं गोल्ड में जो हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये मोड समझ में आए होंगे, क्योंकि गोल्ड में जो है यहाँ पर ये सारे मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो जाने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्ड। इसमें से कौन सा स्टेट है जिसे लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है? बिहार, यूपी, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। एक स्टेट इसमें से ऐसा है क्योंकि वहां पर गोल्ड माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, इसे लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता है। क्या इसका आंसर होगा, आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें बता सकते हैं कि इन बताए गए मोड्स ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपका प्रेफर्ड मोड ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट कौन सा है, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसके अलावा और कोई भी रिव्यूज या सजेशंस अगर आपके हैं तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, अपना आंसर हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.